हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जुडिशरी विंग्स। आज हम देखेंगे रिट्स के बारे में। क्या होता है जब फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रेमेडीज दी हुई हैं जिससे कि कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रिट्स क्या होती हैं। रिट्स Writs are constitutional remedies designated to look after the violation of fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution. Writs क्या होती हैं? फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं जो कि पार्ट 3 का वायोलेशन होने पर इनकी सहायता ली जाती है. It is a written order in the forms mentioned in the Constitution. It is an order to do a particular thing or stop from doing it. जब भी किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो इस रिट के माध्यम से जुडिशरी किसी एक्ट को करने के लिए ऑर्डर देती है या किसी एक्ट को ना करने के लिए भी ऑर्डर देती है. It can be issued by the Supreme Court under Article 32 and under Article 226 by the High Court. By virtue of Article 32, Supreme Court can issue writs, and by virtue of Article 226, High Court can issue writ. These are the remedies entrusted by the Constitution for the enforcement of fundamental rights. It can be in the form of order, warrants, direction, summons, etc. और यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, because it protects the interest of the people, so it is treated as heart and soul of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar. अब यहाँ पर हम देखते हैं मेनली 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं. फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, सर्शियोरी, quo warranto and prohibition. So there are mainly 5 types of writs. First we will see habeas corpus. The literal meaning of habeas corpus is to have the body. Means जब भी किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है तो उसके राइट टू फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कोर्ट कैन इशू ऑर्डर टू प्रेजेंट बिफोर इट टू दैट पर्सन, जिसको कि यहाँ पर बोला जाता है टू हैव द बॉडी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिट इज टू रिमूव पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन और custody. The court orders that person before it to inquire into the legitimacy of the detention. Court जो भी जिसने भी उस पर्सन को डिटेंशन में रखा है उसको भी यहाँ पर इंक्वायर कर सकता है अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द डिटेंशन. The competent court orders the release of the person in custody of it, finds it arbitrary. जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होंगे वो ऐसा ऑर्डर देते हैं कि उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाए if it is arbitrary. The writ cannot be invoked if the order to arrest the person from competent authorities seems under jurisdiction and prima facie legal. अगर जो डिटेंशन है वो प्राइमा फेसाई कोर्ट को लीगल लगता है और ये पाता है कोर्ट कि वो अंडर जुरिस्डिक्शन है,
तो यहाँ पर ये रिट इशू नहीं की कर सकता है कोर्ट. द रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एंड इंडिविजुअल, मीन्स पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट ये रिट इशू की जा सकती है. द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड बाय द डिटेन्ड पर्सन, हिज फैमिली और फ्रेंड्स. या तो इस डिटेन्ड पर्सन जो है या उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स इस रिट को फाइल कर सकते हैं. Now we see the important case laws relating to habeas corpus. First case is Sunil Batra versus Delhi Administration, 1980. An application in the form of a letter was filed before the apex court by a prisoner in the place of his prison inmate stating the manhandling by the jail officials. The apex court issues the writ of habeas corpus upon the application, which clarified that the writ is not only available against wrongful detention but for the protection against indecent behavior during the period of detention. यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ wrongful detention के अगेंस्ट ही यहाँ पर ये रिट हेबियस कॉर्पस नहीं इशू की जा सकती है, बल्कि उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी इनडिसेंट बिहेवियर हुआ ड्यूरिंग डिटेंशन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये रिट इशू की जा सकती है. नेक्स्ट केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, often we see this case in various exams. ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, जिसको कि हम हेबियस कॉर्पस केस के भी नाम से जानते हैं. It was held that Article 21 can be restricted by the state. The case is known as the darkest judgment in the history. It is also known as the habeas corpus case. इस केस में बोला गया कि आर्टिकल 21 कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट. स्टेट जो है आर्टिकल 21 को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. इसी वजह से इस केस को डार्केस्ट जजमेंट माना जाता है एंड इट इज वेरी renowned case. Next we will see second, mandamus. The literal meaning of mandamus is we command, means to give order. The court issue is the form of direction to public authority to perform a particular task. यहाँ पर क्या की पॉइंट्स हैं? कोर्ट किसको इश्यू करेगा? पब्लिक अथॉरिटी को किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. It must be filed in good faith by the person having the legal right. ये ऐसे पर्सन द्वारा ये रिट फाइल की जाएगी जहां पर कि उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो. It can be issued against government, public officials, inferior courts, tribunals एंड पब्लिक कॉरपोरेशंस. तो मेनली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट ही ये रिट यहाँ पर फाइल की जाएगी. इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड चीफ जस्टिस. ये रिट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस के अगेंस्ट नहीं फाइल की जा सकती है और ना ही इशू की जा सकती. नाउ वी सी केस लॉज रिलेटेड टू mandamus. फर्स्ट केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसबी कोहराक्सी 2004. The Supreme Court upheld the exceptions denying the presenting of writs of mandamus on the exempted
ग्राउंड। यहाँ पर इस रिट को इश्यू करने में जो भी एक्सेप्शंस थे उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। इन द केस ऑफ Suganmal versus State of MP 1965, the Apex Court clarified that if an alternative legal remedy is available, writ of mandamus cannot be invoked। यानी कि एक ऑल्टरनेटिव लीगल मेथड अगर वहां पर या रेमेडी वहां पर अवेलेबल है तो रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड। Next, third writ is certiorari. First point is it stands for to certify। इसका literal meaning क्या है? To certify the writ can be issued when the court finds the decision of the lower court erroneous or beyond its authority। जब भी कोई कोर्ट जो है वो अपनी बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन दे इशू एनी जजमेंट और दे गिव एनी जजमेंट, द हायर कोर्ट इशू दिस रिट certiorari against the lower court to instruct that or to quash that judgment because it has been given beyond their jurisdiction. So the court has the authority to take charge of the case by transferring it to before itself or quashing the verdict of another inferior court। या तो जो हायर कोर्ट्स हैं वो जो है ऐसा चार्ज ले सकते हैं कि उसको ट्रांसफर कर लें अपने आप में, और या फिर उस वर्डिक्ट को, उस जजमेंट को क्वैश कर दें जो कि इंफीरियर कोर्ट द्वारा दिया गया है। Before 1991, the writ was only allowed to be issued against the judicial authority or quasi-judicial authority, and now not the administrative authority, but post 1991, it can be issued against the administrative authority as well। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पहली बात है कि प्राइवेट पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जाएगी, प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं इशू की जाएगी। और 1991 के पहले ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इनको इशू किया जा सकता था, बट आफ्टर 1991 इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। Now we see the case law relating to certiorari. In the case of Yakub versus K.S. Radhakrishnan 1965, the court stated that this writ cannot be invoked for appeal। ये writ appeal में लागू नहीं की जा सकती है। In the matter of Radheshyam and another versus Chhabi Nath and others 2015, the court said that the power under Article 227 cannot be used for writ filed under Article 226। Now we see the fourth type of writ, which is prohibition. It stands for to forbid, means to prohibit। किसी चीज को, किसी एक्ट को रोकना या मना करना। The writ aims to stop the judicial, quasi-judicial authorities along with tribunals from exceeding their authority। ये writ जो है judicial, quasi-judicial authorities along with the tribunals, उनको अपने jurisdiction के against beyond उनको जाने से ये writ रोकती है। It works opposite to mandamus
as it directs the authority to prohibit any activity. जैसा कि मैंडेमस में किसी पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट किया जाता है टू डू एनी एक्ट इन प्रोहिबिशन, किसी पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पर क्या है, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशियल अलॉन्ग विद ट्राइब्यूनल्स इन अथॉरिटीज को किसी एक्ट को ना करने से रोका जाता है because that act is beyond their jurisdiction. The higher court can issue this against the lower court. और ये जो है प्रोहिबिशन किसके द्वारा किया जाता है, हायर कोर्ट या हायर अथॉरिटी द्वारा लोअर अथॉरिटी को इशू किया जाता है. The objective to direct the inactivity is to prevent the excessive application of one's jurisdiction. It cannot be invoked against legislative bodies, administrative bodies and private individual. ये legislative bodies, administrative bodies and private individual के against नहीं issue किए जा सकते हैं. Now we see the case laws related to prohibition. In the case of Hari Vishnu versus Syed Ahmed 1955, it was held by the court that this writ can be issued only when the decision has not been given by the court. यानी कि डिसीजन देने से पहले ही, जब तक डिसीजन ना दिया गया हो तब तक ही ये रिट इशू की जा सकती है. डिसीजन देने के बाद से अगर दिस डिसीजन इज गिवन बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन तो वहां पर कौन सी रिट लागू होगी. अभी हमने देखा स्टैट्यूटरी रिट कैन नॉट बी इशूड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर was confirmed in the case of Prudential Capital Markets Limited versus State of Andhra Pradesh and other 2000. यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ये रिट यहाँ पर नहीं इशू की जाएगी, ऐसा इस केस में यहाँ पर वर्डिक्ट दिया गया. क्यू वारंटो. नाउ वी विल सी द फिफ्थ एंड लास्ट writ, which is quo warranto. Quo warranto stands for by what authority or warrant. It is used by the courts to stop the excessive use or abuse of authority. The court issues the writ to ask the public official to table his authority of holding that office, and court can suspend his authority. It cannot be issued against private individual. यानी कि जब कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कि किसी पब्लिक ऑफिस में कोई पर्सन किसी पोस्ट को, किसी अथॉरिटी को मेंटेन करता है तो कोर्ट कैन इशू दिस रिट टू आस्क हिज अथॉरिटी दैट बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज going he is performing these public duty or office. So and after finding of after finding that the person is not able to hold that office, the court can also suspend his authority, and this writ cannot be issued against private individual. Next we will see the case laws relating to the writ quo warranto. The writ of quo warranto can be invoked against private office was held in the case of Amarendra Chandra versus Narendra Kumar Basu. The same ratio was decided the case of Jabalpur Arya Samaj Sabha versus Dr. D. Rama AIR 1954. यहाँ पर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी
ये रिट इशू की जा सकती है। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस CD गोविंदा राव 1960 that the public office must be a statutory nature to issue the writ of quo warranto, means पब्लिक ऑफिस होना चाहिए इस रिट को इशू करने के लिए। इस केस के माध्यम से ये बताया गया कि रिट ऑफ क्यू वारंटो तभी इशू किया जाएगा जब वो अथॉरिटी पब्लिक नेचर की होगी। दीज वर द writs, types of writs and the case laws which is related to the that writs। और इस लेक्चर में हमने देखा कि रिट क्या होती है, रिट क्यों इशू करते हैं, रिट कब इशू करते हैं, रिट कितने प्रकार की होती हैं और किस रिट को कब इशू किया जा सकता है, किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, क्या क्या वो कंडीशंस होनी चाहिए जिनके जो कि अप्लाई होगी तभी वो रिट्स वहां पर लागू होंगी। धन्यवाद।